हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारे मेल लीड जैन और हमारी फीमेल लीड शिव के साथ होती है, जो कि अभी कोर्ट गए होते हैं अपना डिवोर्स लेने के लिए। स्टाफ इन दोनों से पूछती है कि आप लोग डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं, तो जैन मना करता है कि मैं तो डिवोर्स नहीं लेना चाहता, पर शू कहती है कि मैं लेना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर जैन को उसका कलीग कॉल करने लगता है कि आखिर वो किस काम में बिजी है। तो जैन कहता है कि मैं डिवोर्स लेने में बिजी हूँ। उसका कलीग काफी शॉक होता है। तो जैन कहता है कि आखिर इसमें कौन सी गलत बात हुई, मैं डिवोर्स लॉयर होकर डिवोर्स नहीं ले सकता हूँ। तभी यहाँ पर स्टाफ जैन से कहने लगती है कि लगता है आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं देते। तो जैन शॉक होकर कहता है कि अच्छा, तो मैं अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं देता हूँ। फिर वो बताने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। जैन सुबह उठने के बाद सबसे पहले शू के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और उसे उठाता है कि ग्रीन वेजिटेबल जरूर खाना, तुम्हें विटामिन मिलेगा, और ठंडा पानी मत पीना, गर्म पानी पीना। और फिर वो उसके शूज क्लीन करने के लिए भी चला जाता है। अब ये सुनते के साथ ही स्टाफ शू से कहती है कि आपके हस्बैंड तो बहुत ज्यादा केयरिंग है। फिर शू कुछ कहनी जा रही होती है कि इतने में जैन कहने लगता है कि आप ही देख लो, ये अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और इसलिए तो मैं इसे रोज एक्सरसाइज भी करवाता हूँ। फिर ये सुनने के बाद तो स्टाफ शू से कहती है कि आपके हस्बैंड तो सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप काम की वजह से परेशान हैं। शू कुछ कहनी जा रही होती है कि फिर जैन कहने लगता है कि मेरी वाइफ एक फ्रीलांसर है और इसकी जॉब इनस्टेबल है और काम में भी इसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है और ये देर रात तक जागती है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। फिर हमें दिखाते हैं कि शू देर रात तक काम करके सो चुकी होती है और जैन उसका लैपटॉप बंद करता है और फिर उसे उठा के बेड पे भी लेके जाता है। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद स्टाफ यहाँ पर शू से कहती है कि आखिर आप डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो। तो फिर शू यहाँ पर पहले जैन से पूछ लेती है कि क्या तुम अब मुझे बोलने दोगे या फिर तुम्हें और भी कुछ कहना है। जैन कहता है कि तुम बोलो ना, मैंने तुम्हें बोलने से मना नहीं किया। फिर शू यहाँ पर स्टाफ से कहती है कि आपने इस कहानी की बिगनिंग तो सुन ली लेकिन एंडिंग नहीं सुनी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैन शू के लिए ब्रेकफास्ट तो बनाता है पर अपनी मर्जी से उसे उस चीजों को खाने के लिए फोर्स करता है जो उसे पसंद नहीं, और उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करके मिस्टेक्स कर देता है, जिसकी वजह से शू को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि एक बार वो उसका कंप्यूटर ऑफ कर देता है उसे बिना बताए ताकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो। पर शू ने जिस प्रोजेक्ट पर काम करी थी वो सेफ भी नहीं था और उसका काफी नुकसान हो जाता है क्योंकि उसे क्लाइंट से भी मिलने जाना होता है। यहाँ पर वो अब उसे सॉरी कहता है कि उसने इस बारे में सोचा नहीं था। फिर शू को उसकी बॉस की कॉल आने लगती है और वो उसे चिल्लाती है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट का प्रोजेक्ट खराब हो गया जो कि आज उन्हें देना था। अब जैन को ये देख ही नहीं जाता कि शू की बॉस उसे किस तरीके से चिल्ला रही है, तो ये जल्दी से फोन लेकर उसके बॉस को चिल्लाने लगता है और उन्हें अपने लॉयर वाले गुण दिखाने लगता है, लॉ गिनाते हुए कि वो जिस तरीके से अपनी एम्प्लॉय को परेशान कर रही है तो उसकी वजह से एम्प्लॉय पर प्रेशर पड़ रहा है और उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है। शू यहाँ पर जैन को रोकने की कोशिश करती है पर फिर जब तक वो कॉल लेती है तब तक जैन काफी कुछ सुना चुका होता है और शू की बॉस उसे चिल्लाते हुए उसे जॉब से ही निकाल देती है और कॉल कट करती है। अब यहाँ पर जैन स्टाफ से कहती है कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ और मेरे पास पूरा फ्रीडम है, पर ये फिर भी मेरे काम में इंटरफेयर करता है। पर यहाँ पर जैन का कहना होता है कि ये जॉब अच्छी नहीं है, तुम्हें कोई दूसरी जॉब ढूंढनी चाहिए। तो शू से चिल्लाती है कि आखिर पेंटिंग करना कैसे कोई गलत जॉब है, मुझे ड्रॉ करना बहुत पसंद है और मैं अपने काम के लिए सीरियस हूँ, तो तुम मेरे काम को कम क्यों समझ रहे हो। तो जैन कहता है कि अगर कोई तुम्हारी गलती निकाले तो तुम्हें उसे समझना चाहिए, ना कि उसे चिल्लाना चाहिए। तुम्हारा गुस्सा तो बहुत ही चाइल्डिश है, तुम खुद गलत करती हो और अगर कोई बोले तो तुम्हें बुरा लग रहा है। शू को गुस्सा आती है और वो तुरंत ही साइन करके इसे कहती है कि आप चुप बैठो और साइन करो। जैन कहता है कि अच्छा ठीक है, साइन कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें बता दूं कि डिवोर्स में 1 महीने का टाइम मिलता है और अगर 1 महीने बाद हम यहाँ पर नहीं आएंगे तो हम दोनों का ही डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा और तुम बस एक बच्ची की तरह गुस्सा हो इसलिए यहाँ पर आ गई हो। और फिर ये देखता है कि शू तो यहाँ से जा चुकी है, तो जल्दी से सारे पेपर्स उठाकर शू के पास भागता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, देखो अब न्यू ईयर के टाइम पर तुम्हें बहुत ही गुस्सा आया और तुम यहाँ पर आ गई मेरे साथ कोर्ट में, और अब तो हमने डिवोर्स भी फाइल कर लिए ना, तो अब गुस्सा शांत करो और घर चलो। शू से कहती है कि लगता है तुम्हारे दिमाग में खराबी है, डिवोर्स के बाद आखिर मैं तुम्हारे साथ घर क्यों जाऊंगी। जैन कहता है कि तुम कुछ भी सोचती हो, हमें 30 दिन का टाइम मिला है तो क्या पता तुम्हारा मन बदल जाए। शू कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मैं तो तुम्हारे साथ घर नहीं जाने वाली हूँ, और वो यहाँ से जा रही होती है। जैन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, देखो हमने डिसाइड किए थे ना कि शादी के पहले साल हम कहीं हनीमून ट्रिप पर नहीं गए, तो अब हम कहीं हनीमून ट्रिप पर चलते हैं। शू कहती है कि हनीमून पर जाना है तो अकेले जाओ, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा प्रोजेक्ट चला गया और अब मैं बस तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। शू कहती है कि मेरा पीछा करना बंद करो, नहीं तो मैं अपने डैड को कॉल करके बता दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। जैन कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना, तुम्हारे डैड को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि हमारा डिवोर्स हो रहा है, नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ, फिर वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। शू कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर तो नहीं जाने वाली हूँ और मैंने तो पहले से ही होम टाउन की टिकट लेके रखी थी और मैंने जो डिसाइड कर ली हूँ ना वो मैं करके रहती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे टिकट दिखाने लगती है। तो जैन उसे बताता है कि तुमने गलत जगह की टिकट खरीद ली हो।
देखो अब तुम्हें मेरे होने का फायदा मिलेगा, तुम्हें इसका रिफंड मिल जाएगा। शू कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वापस से टिकट बुक करती हूँ। तो ये कहता है कि अब न्यू ईयर चल रहा है, इतनी आसानी से तुम्हें टिकट नहीं मिलने वाली। तो शू कहती है कि रुको, मैं अभी अपने डैड को कॉल करती हूँ। और फिर वो जल्दी से कॉल लगाने लगती है और ये उसे रोक भी नहीं पाता। तो ये जल्दी से शू की मॉम को कॉल लगाता है और उन्हें बताता है कि हम दोनों न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आपके घर आ रहे हैं। तो शू ये देखकर जल्दी से अपनी मॉम से कहने लगती है कि आप इसकी बात मत सुनना। तो जैन कहता है कि हम लोग न्यू ईयर आप दोनों के साथ मनाना चाहते हैं। और फिर शू और जैन कार से निकलते हैं शू के मॉम डैड के घर जाने के लिए। जैन कहता है कि न्यू ईयर का टाइम है और हम लोग इतने दिनों बाद पूरी फैमिली मिलने वाले हैं, तो इसलिए अपने पेरेंट्स को हमारे डिवोर्स के बारे में मत बताना, नहीं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। शू कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड है। जैन कहता है कि मैं तो ना स्मोक करता हूँ, ना ड्रिंक करता हूँ और ना ही कोई गलत काम करता हूँ और अपनी सैलरी भी तुम्हें दे देता हूँ। तो शू कहती है कि तुमने कब मुझे अपनी सैलरी दी है? तो जैन कहता है कि वो तो तुम खुद ही नहीं लेती हो ना। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझसे अच्छा मैन तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं दिखेगा। तो शू कहती है कि मेरे डैड तुमसे ज्यादा अच्छे हैं और वो मेरी मॉम का ख्याल भी रखते हैं और उन्हें कंट्रोल भी नहीं करते, और यहाँ तुम मुझे हर टाइम एजुकेट करते रहते हो और परेशान करते हो। मुझे तो लगता है कि मेरे डैड से ज्यादा तुम मेरे डैड हो। तो जैन कहता है कि तुम्हारी मॉम भी तो बहुत ही औसम है, वो बाहर का काम भी संभालती है और अपने घर का काम भी अच्छे से संभालती है, तो क्या तुम भी कर लेती हो? शू कहती है कि हर कोई डिफरेंट टाइप का होता है और मेरे पास मेरी पसंद का काम है और मैं वही करके जीना चाहती हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम हर चीज में सही हो, इसलिए तुम मेरी ट्रू फीलिंग्स को इग्नोर करते हो। अब तभी यहाँ पर जैन को उसके लॉ फर्म से कॉल आने लगती है एक केस के लिए, पर जैन केस लेने से मना कर देता है कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ अपने इन लॉज के घर जा रहा हूँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए छुट्टी पर रहूंगा। फिर कॉल रखते ही जैन शू से पूछता है कि तुम क्या कह रही थी? तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं। जैन कहता है कि तुम सो जाओ, जब हम घर पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। शू से कार रोकने के लिए बोलती है, पर जैन कार नहीं रोक रहा होता है, तो वो उसे चिल्लाती है कि मैंने बोली ना कार रोको। तो जैन बताता है कि ये हाईवे है, यहाँ पर मैं कार नहीं रोक सकता हूँ। फिर वो थोड़ा आगे जाके कार रोकता है और शू कार से निकल कर जाने लगती है। तो जैन पूछता है कि इतनी बारिश में तुम कहाँ जाना चाह रही हो? शू कहती है कि मैं अकेले कहीं पे भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकती हूँ। जैन पहले आसपास देखता है और शू से कहता है कि ठीक है फिर तुम जाओ। ये थोड़ा आगे बढ़ती है, पर फिर जैन को रुका हुआ देखकर ये वापस उसके पास आ जाती है और फिर कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। तो जैन कहता है कि ठीक है मेरा इंतजार करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर जैन से अम्ब्रेला पकड़ा कर जा रहा होता है। तभी इतने में हम देखते हैं कि शू तो अम्ब्रेला फेंक कर जल्दी से कार में बैठ जाती है, कार लेकर यहाँ से भागने के लिए, और सोचती है कि उसे क्या लगा था कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। फिर यहाँ पर जैन जब वापस आता है तो देखता है कि अम्ब्रेला नीचे पड़ा है। वो जल्दी से कार में देखने लगता है कि वो तो कार में भी नहीं है। तभी इतने में एक आदमी भी यहाँ पर शॉपिंग करके आया होता है और वो इससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी कार है? जैन हाँ कहता है। तो ये आदमी कहता है कि फिर मेरी कार कहाँ चली गई? फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि शू ने जो कार लेकर गई होती है वो इस आदमी की होती है, और कार में उस आदमी की वाइफ और उसकी बच्ची भी बैठी होती है, जो कि शू से पूछने लगती है कि आंटी मेरे डैडी कहाँ पर है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू और जैन दोनों ही शू के मॉम डैड के घर के बाहर पहुंचते हैं, और जैन यहाँ पर शू की हरकतों पर अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि अब तुमने मुझे यहाँ पर छोड़ दिए ना, तो अब तुम जाओ यहाँ से। जैन कहता है कि तुम मेरे बिना नहीं जी पाओगी, देखो अभी मैं नहीं होता ना तो तुम्हें पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती। तो शू कहती है कि अब हमारा ऑलरेडी डिवोर्स होने वाला है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? तभी इतने में शू की मॉम घर से बाहर आकर इन लोगों से पूछने लगती है कि तुम लोग बाहर क्या बातें कर रहे हो। तभी जल्दी से जैन बात को संभालते हुए शू को पकड़ते हुए कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे पेरेंट्स अब मेरे पेरेंट्स हैं, और हमारी शादी के 1 साल हो गए, तो तुम्हारे मॉम डैड के घर घूमने आना ही था, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर शू जल्दी से अपनी मॉम को कुछ बताने जा रही होती है, तो जैन जल्दी से गिफ्ट लेकर उसकी मॉम के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मॉम देखो मैं आप लोगों के लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ, आखिर न्यू ईयर जो है। और वो जल्दी से उन्हें सारे बैग्स पकड़ा देता है। शू की मॉम कहती है कि ये सब लाने की जरूरत नहीं थी। तभी जैन जल्दी से शू को साइड में लेकर जाता है और उसे समझाता है कि देखो तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा खुश है, तो इतने अच्छे टाइम पर उन्हें हमारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। शू की मॉम तो जैन से बहुत खुश होती है कि हमारा सन इन लॉ कितना अच्छा है, और वो शू से कहती है कि तुम लकी हो कि पहले हम लोग तुम्हें पैम्पर करते थे और अब तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें पैम्पर करता है। शू कहती है कि हाँ मम्मी मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, मेरे पास 2 डैडी है। तो जैन ये सुनकर शॉक होता है और शू की मॉम को देखने लगता है, और तभी पीछे से शू के डैड आ जाते हैं। तो जैन उनसे कहता है कि डैड आखिर आप इतना चुपके से क्यों आए, मैं तो आपको देख के डर ही गया। शू के डैड यहाँ पर गुस्से में जैन से पूछते हैं कि तुमने क्या बुरी चीजें करे हो। तभी शू कहती है कि डैड आप कहाँ गए थे जो आप इतनी रात को घर आ रहे हैं। पर शू के डैड तो यहाँ पर जैन को गुस्से में देख रहे होते हैं, तो वो बेचारा डरते हुए उन्हें हेलो डैडी कहता है और हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा होता है, पर वो तो कुछ भी रिएक्शन नहीं देते। तो ये देखते हुए शू की मॉम कहने लगती है कि सब लोग बाहर क्यों खड़े हो, चलो घर के अंदर। फिर शू के डैड तो यहाँ पर जैन से कुछ कहते भी नहीं और शू से कहते हैं कि तुमने आखिर इतने कम कपड़े क्यों पहनी हो, तुम्हें ठंडी लग जाएगी, चलो घर के अंदर।
और उसे अंदर लेके जाने लगते हैं और जैन बेचारा ऐसे ही खड़ा रह जाता है और फिर वो भी अपना और शू का लगेज लेकर घर के अंदर जाता है। फिर इसके बाद शू की मॉम यहाँ पर इन दोनों को पानी देती है और कहती है कि तुम्हारे डैड अब नूडल्स बना चुके होंगे और बस आता ही होगा। तो शू कहने लगती है कि मैं रास्ते भर में डैड के नूडल्स के बारे में सोच रही थी कि मैं वो घर जाकर जरूर खाऊंगी। तो जैन कहता है कि तुम्हें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो तुम नूडल्स ज्यादा मत खाना। शू के डैडी सुन लेते हैं और एक नूडल्स का कटोरा खाली करके सिर्फ शू के लिए लेकर आते हैं। तो ये देखकर शू की मॉम पूछती है कि सिर्फ एक ही कटोरा क्यों, जैन के लिए क्यों नहीं लाया। तो शू के डैड कहते हैं कि मुझे डर था कि अगर ये रात में ज्यादा खा लेगा तो इसे इंडाइजेशन हो जाएगा। और वो शू से कहते हैं कि बेटा तुम अच्छे से खाओ। ऐसा बोलकर डैड तो यहाँ से चले जाते हैं और शू की मॉम शॉक रह जाती है। तो जैन कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मुझे भूख नहीं लगी। तो शू की मॉम कहती है कि ऐसे कैसे भूख नहीं लगी, तुम ड्राइव करके यहाँ पर आए हो तो भूख तो लगी ही होगी, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। तो जैन उन्हें रोकता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं जब भी वर्कआउट ज्यादा करता हूँ तो रात के टाइम पे खाना नहीं खाता, इसलिए अगर आप ले भी आएंगे तो भी मैं नहीं खाऊंगा। तो शू की मॉम कहती है कि तुम सच तो कह रहे हो ना, तो ठीक है फिर। और फिर वो इन दोनों से पूछने लगती है कि तुम दोनों की लाइफ ठीक तो चल रही है ना और काम वगैरह ठीक चल रहा है। तो जैन बताता है कि हाँ मॉम सब अच्छा चल रहा है और मैंने एक बड़ा केस भी लिया था। जैन कहती है कि मॉम लॉयर जैन तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और इसके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी ये मुझे बस यहाँ पर छोड़ने के लिए आया है और अब बस ये निकल ही रहा होगा अपने काम पर जाने के लिए। जैन तो शौक रह जाता है कि क्या कह रही है। शू की मॉम कहती है कि क्या तुम इतने ज़्यादा बिजी रहते हो। तो वो कहता है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, मैं इतना बिजी नहीं हूँ। तो शू की मॉम खुश होती है कि तुम कितने अच्छे सन इन लो जो जानते हो कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब तभी इतने में शू के डैड उसकी मॉम को ब्लैंकेट देने के लिए बुलाते हैं तो वो चली जाती है और फिर शू और जैन के बीच में फिर आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो वो भी अपने रूम में चली जाती है और शू ने जो नूडल्स छोड़ कर गई थी जैन यहाँ पर वो बचे हुए नूडल्स खा लेता है। हम देखते हैं कि शू यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा की फोटो देखते हुए उन्हें याद कर रही होती है। शू की ग्रैंडमा को शू की बनाई हुई ड्राइंग बहुत ज्यादा पसंद थी और वो उसकी तारीफ करती थी कि देखना वो एक दिन बहुत ही फेमस पेंटर बनेगी। अभी जैन भी यहाँ पर ग्रैंडमा की पेंटिंग देख लेता है और शू से कहता है कि तुमने कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई हो। शू कहती है कि अच्छी ड्राइंग करके भी क्या ही फायदा, वैसे भी मुझे लोगों के हिसाब से ड्राइंग करनी पड़ती है और अपनी पसंद का तो मैं कुछ बना ही नहीं पाती। जैन कहता है कि ये जॉब इतनी मुश्किल है तो तुम कोई स्टेबल जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती, जैसे क्यों ना तुम टीचर की डिग्री ले लो और एक आर्ट्स टीचर बन जाओ। तो शू कहती है कि एडवाइस के लिए थैंक यू, तो आप सुबह होते ही मेरे घर से चले जाना। फिर जैन यहाँ पर शू की बात सोचने लगता है कि उसे अपनी पसंद की ड्राइंग करनी है। फिर जब वो शावर लेकर बाहर आती है तो वो इसे कहता है कि चलो अपना पेंट ब्रश निकालो और अपनी पसंद की चीज ड्रॉ कर लो, जो कि कोई और नहीं मैं हूँ, ऐसा बोलकर स्टाइल मार रहा होता है। तो शू कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जैन कहता है कि तुम ही तो अपनी पसंद की ड्राइंग करना चाहती थी ना, लो जल्दी से ड्रॉ करो। और फिर ये पोज मारते हुए उसके क्लोज जाने लगता है, तभी वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। तो शू इसे मारने के लिए इसके पीछे भागती है। तभी इतने में शू की मॉम डोर नॉक करती है और इन लोगों से पूछने आती है कि तुम लोगों को सुबह नाश्ते में क्या खाना है। तो शू कहती है कि डैड जो भी बना देंगे मुझे वो सब अच्छा लगता है। तो शू की मॉम कहती है कि क्या तुम्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं। तो जैन जल्दी से आकर कहता है कि मॉम ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आपका बनाया हुआ हर खाना हमें पसंद है, तो आप अपनी मर्जी से बना दो। तो शू की मॉम गुड नाइट बोलकर चली जाती है और फिर ये दोनों भी गुड नाइट बोलकर रूम बंद करते हैं। फिर जैन यहाँ पर शू से पूछता है कि क्या सच में सुबह तुम्हारी मॉम नाश्ता बनाएंगी। ये कहती है कि तुम्हें खाना है ना तो जरूर बनाएंगी। तो जैन कहता है कि लास्ट टाइम तुम्हारी मॉम ने जो मेरे लिए अचार लेकर आई थी उसे मैंने आधे महीने तक खाया था। तो शू इसे पैर से मारकर कहती है कि सच में तुम तो नाश्ते के भूखे हो गए हो। और फिर वो अपना सो जाती है। फिर सुबह उठने के बाद शू यहाँ पर जैन से कहती है कि तुम तो बड़े डिसिप्लिन वाले हुआ करते थे, सुबह 5 बजे उठकर 8 बजे तक सारे के सारे काम कर दिया करते थे, तो अब क्या हो गया जो इतनी देर तक सो रहे हो। जैन तो यहाँ पर जाग चुका होता है पर फिर भी वो सोने की एक्टिंग करता है। तभी इतने में शू को उसकी कोई पुरानी फ्रेंड की कॉल आई होती है जो कि उसे पूछती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे बताई कि तुम घर आई हुई हो। तो फिर हम सारे क्लासमेट सोच रहे हैं कि क्यों ना क्लास रियूनियन पार्टी रखे, और यीफान भी मुझसे कह रहा था कि उसने तुम्हें इतने टाइम से नहीं देखा, तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। तो जैन ये अच्छे से सुनने लगता है कि आखिर शू को कौन मिस कर रहा है। शू की फ्रेंड उसे कहती है कि देखो तुम्हें आना पड़ेगा, आखिर सारे क्लासमेट्स आ रहे हैं और तुम्हारा सीक्रेट क्रश भी आ रहा है। जैन ये सुनते के साथ ही शू से पूछने लगता है कि आखिर ये कौन सा सीक्रेट क्रश है। तो शू इसे कुछ नहीं बोलती और वो अपना नाश्ता करने चली जाती है। और तभी इतने में जैन को उसकी कलीग की कॉल आने लगती है कि इतना अच्छा केस है, तुम क्यों नहीं ले रहे हो। जैन कहता है कि अभी मैंने अपना खुद का केस सॉल्व नहीं किया तो दूसरे का केस क्या ही सॉल्व करूंगा। और वो जल्दी से कॉल कट करके शू के साथ जाता है। शू इसे पूछती है कि तुमने इतनी ठंडी में ये क्यों पहने हो। तो वो कहता है कि आखिर मैं तुम्हारे पुराने क्लासमेट से मिलने जा रहा हूँ, तो अच्छे से तैयार तो रहना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारी बेइज्जती थोड़ी ना करवा सकता हूँ। तभी इतने में इन दोनों को किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्ला चिल्ला कर कॉल पे बात कर रहा होता है कि शॉर्ट ड्रामास का बजट 10 मिलियन से कम का नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। और ये बंदा कोई और नहीं शू का क्लासमेट यीफान होता है जो कि उसे देखते ही खुश हो जाता है और उसे कहता है कि हम लोग इतने टाइम बाद मिल रहे हैं और तुम तो अब पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो।
और वो शू के साथ हैंडशेक करने जा रहा होता है। तो जैन जल्दी से इसे हैंडशेक करता है और इसे बताता है कि मैं शू का हस्बैंड हूँ। तो यीफान भी इसे बताता है कि मैं शू का चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। जैन कहता है कि अच्छा, तुम इसके चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम मेरे अंकल की एज के होंगे। तो यीफान कहता है कि जरूर तुम्हें मेरे कपड़े से ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो शू से भी कुछ महीने छोटा हूँ। शू इसे कहती है कि सच में तुम अब पहले से काफी बदल गए हो। तो ये बताता है कि मैं शॉर्ट ड्रामा इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। तो शू कहती है कि सच में तुम तो एकदम डोमिनेटिंग वाली वाइब दे रहे हो। तो जैन तो यहाँ पर इसे जेलस होने लगता है और शू को लेकर जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। फिर यहाँ पर ये लोग अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि बाकी क्लासमेट तो अभी आए नहीं है। यीफान शू से पूछता है कि तुम कितने दिनों के लिए आई हो। तो वो कहती है कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, मैं बस अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। तो यीफान कहता है कि ऐसी बात है तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलो, मैं फ्री हूँ। जैन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने चला जाऊंगा। तो यीफान कहता है कि सच में शू, हम लोग तो बस देखते रह गए और तुमने अचानक से शादी भी कर ली। फिर बाकी क्लासमेट भी आ जाते हैं और यीफान सभी से मिलने जाता है। फिर ये सभी शू को भी देख लेते हैं कि वो तो पहले से यहाँ पर आई हुई है। वो लोग पूछते हैं कि तुम कब आई, और ये लोग जैन से भी कहते हैं कि हैंडसम लड़के, क्या तुम भी हमारे क्लासमेट हो। तो जैन इन सभी को बताता है कि मैं शू का हस्बैंड हूँ। फिर इसके बाद यीफान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और सभी से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज हमारी क्लास रियूनियन पार्टी है, और उससे भी ज़्यादा खुश हूँ अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट शू से मिलकर, जो कि एक बहुत बड़ी पेंटर है। फिर यहाँ पर वो उसे ड्रिंक करने के लिए दे रहा होता है। तो जैन कहता है कि मेरी वाइफ की हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसकी जगह मैं ड्रिंक करूंगा। यीफान शू से कहता है कि पहले मेरी मॉम ने तुम्हारे डैड को चेस करी, लेकिन तुम्हारे डैड उन्हें नहीं मिले, और फिर मैंने भी तुम्हें चेस किया पर तुम भी मुझे नहीं मिली। बेचारा ऐसा बोलकर अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है। तो जैन भी यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारा समझ सकता हूँ, और फिर वो ड्रिंक करता है। फिर शू यहाँ पर जैन को ड्रिंक करने के लिए मना कर रही होती है और यीफान तो इतना ड्रंक होकर बेहोश हो जाता है। और फिर ये सभी क्लासमेट शू से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी पेंटिंग करती हो। तो शू बताती है कि एज अ फ्रीलांस जॉब करती हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि फिर एक महीने में तुम कितना कमाती हो। शू कहती है कि वो डिपेंड नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट जैसे मिलते हैं उस पर पैसा होता है। तो ये लोग कहने लगते हैं कि तुम इतने साल से शहर में रह रही हो और तुम्हारे पास एक स्टेबल जॉब नहीं है, तो फिर तुम शहर में कैसे रहती होंगी, क्या अपना खर्चा हैंडल कर लेती हो। तो ये कहती है कि मैं इतना तो कमाई लेती हूँ कि खुद को सपोर्ट कर लूँ। तो जैन बताने लगता है कि मैं हूं ना काम करने के लिए, मैं एक डिवोर्स लॉयर हूँ। तो शू की क्लासमेट कहने लगती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुमने तो लॉयर से शादी करी है, लॉयर की इनकम कितनी ज्यादा होती है, तो फिर तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, तुम आराम से अपने हस्बैंड के पैसे पर जी सकती हो। जैन इतना ड्रंक हो चुका होता है और वो शू से कहता है कि मैं अपने सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें जितना खर्च करना है कर लेना। तभी शू अपने सभी क्लासमेट से कहती है कि मुझे खुद पैसे कमा कर खर्च करना पसंद है। तो जैन तो होश में भी नहीं होता और कहने लगता है कि तुम्हारी जॉब बहुत ही मेहनत वाली है, तुम रात भर पेंटिंग करती रहती हो और ये देखकर मैं बहुत ही अपसेट होता हूँ, तो ये जॉब छोड़ दो। शू कहती है कि मुझे मेरी जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे मेरी जॉब बहुत पसंद है। शू की क्लासमेट तो कहने लगती है कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है, तुम्हारा हस्बैंड भी कह रहा है कि वो जॉब कर लेगा और तुम आराम से रह सकती हो, कम से कम उसे ही खुश कर दो। अब यहाँ पर शू अपसेट हो जाती है तो जैन ये देखकर उसे चिल्लाने लगता है कि तुम मेरी वाइफ को अनहैप्पी क्यों कर रही हो। फिर सभी लोग चुप रह जाते हैं और शू को बेइज्जती फील होती है, इसलिए वो इन लोगों से कहती है कि मुझे कुछ काम है, और ऐसा बोलकर जाने लगती है। फिर जैन उसके पीछे जाने लगता है तो यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर शू ये देखने के बाद उसे बच्चे वाली ट्रॉली में लेकर जा रही होती है और चिल्लाती है कि किसने बोला था तुम्हें इतनी ड्रिंक करने के लिए, अब तुम्हारी हालत देख लो, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ रहा है, और अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, पहले तो बहुत बोल रहे थे तो अब भी बोलो। तभी शू देखती है कि जैन तो ड्रंक हालत में बहुत ही क्यूट लग रहा है। फिर वो याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शू सबसे पहले जैन से कैसे मिली थी। वो अपने पेट दर्द की वजह से हॉस्पिटल गई हुई थी, क्योंकि इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से उसकी हेल्थ काफी खराब थी। डॉक्टर ने शू को प्रॉपर मेडिसिन और रेस्ट करने के लिए बोला होता है, और तभी इतने में जैन यहाँ हॉस्पिटल आया होता है। जैसे ही शू यहाँ पर बेहोश होने लग जाती है तो वो उसे गिरने से बचाता है। फिर शू यहाँ पर सो रही होती है और जैन बैठकर उसके उठने का इंतजार कर रहा होता है। जैसी वो उठ जाती है तो ये उसे बताता है कि उसने मेडिसिन लेने में उसकी हेल्प कर दी है, और ये उसे बता देता है कि उसे कब कौन सी मेडिसिन कितने टाइम खानी है, और साथ ही उसने उसके लिए सादा खाना भी खरीद के लाया होता है। शूज की हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलती है। फिर जैन उसे बाय बोलकर जा रहा होता है तो ये उसे आवाज देती है और उसका कोट उसे रिटर्न करती है, और फिर जैन यहाँ से जाने लगता है, पर फिर वो रिटर्न वापस आ जाता है और शू से कहता है कि मेरे पास अभी कुछ काम नहीं है, तो क्या मैं तुम्हें घर छोड़ने चल सकता हूँ। तो शू मान जाती है। फिर जैन बहुत ही खुश होकर जल्दी से उसे अपना नाम बताते हुए हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। शू भी उसे अपना नाम बताती है और इस तरीके से दोनों पहली बार मिलते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शू यहाँ पर जैन के गाल खींचते हुए कहती है कि पहले तो तुम इतने ज्यादा अनोइंग नहीं थे, तो अब तुम इतने बदल क्यों गए, या फिर मैं ही बदल गई। अब तभी इतने में यहाँ पर शू के डैड आ जाते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। शू कहती है कि डैड कुछ भी नहीं। तो डैड कहते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ है। तो ये बताती है कि डैड इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया।
तो शू के डैड गुस्सा हो जाते हैं कि कितना गंदा लड़का है ये, जो दिन के उजाले में इतनी ज्यादा ड्रिंक करके रखा है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। शू कहती है कि डैड क्या आप इसे लेकर घर जाएंगे, मैं अपना वॉक करके आती हूँ। तो शू के डैड मान जाते हैं और जैन के ऊपर से शू का कोट उसे रिटर्न करते हैं और जैन को अपना कोट दे देते हैं उसे ठंडी से बचाने के लिए। और उसे ले जाते हुए शू से कहती हैं कि तुम भी घर जल्दी आ जाना, बाहर बहुत ठंडी है। फिर शू यहाँ पर अलग अलग जगह घूमते हुए यहाँ के नज़ारे एंजॉय कर रही होती है। तभी यहाँ पर दो लड़कियां उसे देखकर तारीफ करने लगती है कि सिस्टर आप कितनी ब्यूटीफुल हो। उनमें से एक लड़की शू को बताती है कि मुझे ड्राइंग करना पसंद है, तो क्या मैं आपकी स्केच बना सकती हूँ, आप मेरी मॉडल बन जाओ। और फिर लड़की यहाँ पर शू की स्केच बनाने लगती है और शू उसकी बातें सुनती है कि उसकी तरह इस लड़की का भी वही ड्रीम है जो कि उसका भी था, एक बहुत ही फेमस पेंटर बन के वर्ल्ड टूर करना। फिर शू के डैड जैन को घर लाने के बाद जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पर शू की मॉम उनसे पूछती है कि जैन को क्या हो गया है, उसने इतनी ड्रिंक क्यों किया हुआ है। तो शू के डैड कहते हैं कि मैं उससे कुछ ज्यादा फैमिलियर नहीं हूँ। तो शू की मॉम कहती है कि वो तुम्हारा सन इन लॉ है, ना कि कोई एनिमी जो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर शू के डैड कहते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ तक एनिमी बन जाते हैं, तो फादर इन लॉ और सन इन लॉ क्यों नहीं बन सकते। शू की मॉम ये सुनकर उनसे इसका मतलब पूछती है तो ये नहीं बताते। यहाँ पर वो गुस्सा हो जाती है। तभी इतने में शू घर आती है तो शू की मॉम उसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, जैन ने इतनी ड्रिंक क्यों कर रखा है। तो शू बताती है कि मॉम आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, वो मेरे साथ क्लास रियूनियन पार्टी के लिए गया था और वहाँ पर उसने ड्रिंक कर लिया। तो मॉम कहती है कि अब क्या करे, हम लोग का डिनर का टाइम हो गया है तो तुम उसे भी उठा दो। शू कहती है कि मॉम उसे रहने दो, हम लोग साथ में डिनर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शू के डैड ने उसके सारे मनपसंद का खाना बनाए होते हैं जो कि शू की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो शू की मॉम कहने लगती है कि तुमने इसे बिगाड़ के रखे हो, ये सारी चीजें खाने के लिए दे रहे हो जो कि उसके लिए ठीक नहीं है। शू के डैड कहते हैं कि मेरी बेटी है, मैं बिगाड़ूंगा और मेरी बेटी को जो खाना रहेगा मैं उसे सब दूंगा। तो शू की मॉम पूछती है कि फिर तुम जैन को क्यों नहीं पसंद करते हो, आखिर वो भी तो तुम्हारी बेटी की चॉइस है ना। तो शू ये सुनने के बाद याद करने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शू ने ही जैन को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर आई थी। तो वो यहाँ पर थोड़ा घबरा रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी हमें डेट करके 1 महीना भी नहीं हुआ, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे अपने मॉम डैड से मिलवाना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे डैड को मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लगूंगा। तो शू कहती है कि तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे मॉम डैड दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं। मॉम थोड़ी गुस्से वाली है लेकिन वो भी दिल की बहुत अच्छी है। पर जैन फिर भी यहाँ पर बहुत नर्वस हो रहा होता है। तो ये कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुमने अच्छे से नहीं सोचे तो हम दूसरी जगह चल के घूम लेते हैं। पर तभी इतने में जैन यहाँ पर शू को प्रपोज कर देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ और पूरी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो शू कहती है कि पहले मैं अपने मॉम डैड से मिलकर उनसे ही पूछकर तुम्हें बताऊंगी। जैन कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार हूँ और मैं अब भी उनके पास जा रहा हूँ उन्हें मनाने के लिए। और वो आगे आगे जाने लगता है तो शू बहुत ज्यादा खुश होती है और जैन को अपने घर लाकर अपने मॉम डैड से मिलवाती है। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शू के डैड कहते हैं कि हाँ मैं उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसने मेरी बेटी से इतनी जल्दी शादी करके उसे अपने साथ लेकर चला गया। तो शू की मॉम कहती है कि ये कौन सा रीजन है, ये कोई रीजन नहीं हुआ, तुम दूसरे बहाने बना रहे हो, क्या तुम जिंदगी भर बहाने बनाते रहोगे। पहले तुम और उस यूफान की मॉम के बीच में पता नहीं क्या चल रहा था और तुमने वो भी आज तक मुझे क्लियरली नहीं एक्सप्लेन किया, और तुम एक बहुत ही सेल्फिश पर्सन हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और दूसरों का तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है। फिर शू के डैड गुस्सा होने लग जाते हैं कि हाँ तुम सब सही कह रही हो और मैं ही गलत हूँ। तभी शू अपने मॉम डैड को ऐसे झगड़ता हुआ देखकर उन्हें अपने और जैन के बारे में बताने जा रही होती है। तो जैन ये सुनते के साथ ही जल्दी से होश में आते हुए उठ जाता है। तभी इतने में शू की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। शू के डैड ये सुनते के साथ ही अपना खाना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना तो मुझे बताना भी मत, ऐसा बोलकर जाने लगते हैं। तो शू जल्दी से अपने डैड को मनाने के लिए उनके पीछे जाने की लगती है और जैन से कहती है कि तुम मेरी मॉम को संभालो। जैन बेचारा भी पूरे होश में आया ही नहीं था और जैसे ही वो सोफे पे से उठने लगता है तो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ शू यहाँ पर अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है और उनसे पूछती है कि आखिर आपके और मॉम के बीच में क्या हो गया है। दूसरी तरफ शू की मॉम यहाँ पर जैन से कह देती है कि मैं डिवोर्स लेकर रहूंगी और तुम मेरे डिवोर्स लॉयर बनोगे। यहाँ पर शू के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम हमेशा अपनी मर्जी चलाती रहती है और मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें गुस्सा दिलाऊं और उसकी हेल्थ खराब हो, इसलिए मैं उसकी छोटी बड़ी हर बात मान लेता हूँ, पर अब उसने कुछ ज्यादा ही कर दी। दूसरी तरफ जैन भी यहाँ पर शू की मॉम से पूछ रहा होता है कि आखिर आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम हुई। तो वो बताने लगती है कि अभी हम दोनों साथ में ही 1 साल पहले रिटायर हुए और रिटायर होते ही उसने मुझसे अपना सैलरी कार्ड ले लिया जो कि इतने टाइम से मेरे पास था। यहाँ पर शू के डैड उसे बताते हैं कि जब से वो और उसकी मॉम रिटायर हो गए तो जब ये घर आके बैठने लगे तो वो हर पल उनके ऊपर नजर रखने लगी। तो ये बाहर चले जाते थे फिशिंग के लिए और ये उसकी मॉम को पसंद नहीं आता था और वो कहती थी कि वो कुछ काम भी नहीं करते और अगर कभी पानी में गिर गए तो डैड कहते हैं कि आखिर कौन ऐसा बोलता है। दूसरी तरफ शू की मॉम का यहाँ पर कहना होता है कि फिशरमैन लोग बिल्कुल अच्छे नहीं होते और शू के डैड जिसके भी साथ फिशिंग करने के लिए जाते हैं वो सब उनका फायदा उठाते हैं।
और फ्री में उनकी सारी चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। इसलिए शू की मॉम को लगता है कि वो लोग वहाँ पर फिशिंग करने जाते हैं या फिर उसके डैड की फिशिंग करते हैं। और यहाँ पर शू के डैड का कहना होता है कि वो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर नहीं करेंगे तो फ्रेंडशिप कैसे बनेगी। और वो साथ ही ये भी कहते हैं कि मैंने अपनी सैलरी कार्ड ले लिया तो क्या हो गया, मेरी सैलरी है, मैं जो चाहे वो खर्च करूँ। अब यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी कंप्लेन शू और जैन को बता रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं रहे होते हैं। शू यहाँ पर अपने डैड को समझाती है कि मॉम आपका अच्छा ही सोच रही है, बस उनका तरीका गलत है। दूसरी तरफ जैन भी यहाँ पर शू की मॉम को समझा रहा होता है कि शायद वो अपने हस्बैंड को समझ नहीं पा रही होंगी, पर दोनों ही नहीं मानते। शू की मॉम कहती है कि शू के डैड बदल चुके हैं और शू के डैड कहते हैं कि शू की मॉम बदल गई है। फिर यहाँ पर शू के डैड को एक आंटी उन्हें बुलाकर लेकर जाती है और फिर जैसी शू यहाँ पर घर पे आती है तो जैन से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जैन बताता है कि मैं डिवोर्स एग्रीमेंट देख रहा था। तो शू गुस्सा हो जाती है कि क्या तुम मेरे घर पे अपनी जॉब करने आए हो। जैन कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, पर ये तो जल्दी से डिवोर्स पेपर फाड़ देती है और कहती है कि तुमने मुझे अब बहुत गुस्सा दिला दिया, मैं तुमसे डिवोर्स लेकर आऊंगी। तो ये जल्दी से उसका मुंह बंद करके कहता है कि तुम्हारे मॉम डैड सुन लेंगे और फिर उसे उठा के रूम में लेके जाता है। फिर दोनों ही साथ में बैठ के बात करते हैं और जैन शू को सब बताता है कि उसकी मॉम ने उसे क्या क्या बताई है और उसे पूछता है कि अब बताओ तुम्हारे डैड ने क्या बताया। तो ये कहती है कि वही सब जो अभी तुमने बताया। तो क्या तुम्हें लगता है कि इन सारी रीजन से डिवोर्स हो सकता है। जैन कहता है कि हाँ कहीं कहीं पर हो सकता है। तो ये पूछती है कि तुम तो डिवोर्स लॉयर हो ना, तो आखिर डिवोर्स लेने का कॉमन सेंस क्या होता है। तो ये बताता है कि 3 रीजन हो सकते हैं। एक तो पहला कि अधूरी बातें करना, दूसरा पार्टनर एक दूसरे को वैल्यू ना देना, या फिर तीसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। शू कहती है कि बकवास मत करो, तुम चीट कर सकते होंगे लेकिन मेरे डैड ऐसे टाइप के पर्सन नहीं है जो चीट करेंगे। जैन पूछता है कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर तुम्हारा भी कोई हो। शू कहती है कि जब मुझे तुम्हारी कोई नहीं पड़ी है तो मेरा बाहर कैसे रहेगा। ये सुनकर जैन खुश हो जाता है और स्माइल करने लगता है। तो शू कहती है कि यहाँ मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो रहा है और तुम्हें इतनी खुशी मिल रही है। तो जैन कहता है कि मैं बस इसलिए खुश हूँ कि तुम्हारा कोई लव नहीं है। इतने में यहाँ पर शू से मिलने के लिए यीफान आ जाता है। तो जैन जल्दी से उसे देखकर शू के पास बैठ जाता है और फिर यीफान कहता है कि अच्छा तो ब्रदर इन लॉ भी यहाँ पर है। जैन कहता है कि आखिर तुम हर जगह क्यों पहुंच जाते हो। तो यीफान बताता है कि ये जो रेस्टोरेंट है ये भी मेरा ही है, इसलिए आप दोनों को जो भी यहाँ पर खाना हो आराम से खाओ, बिल मेरी तरफ से होगा। तो जैन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल भर दूंगा। तभी ये पूछने लगता है कि वैसे तुम लोग क्या बात कर रहे थे। जैन कहता है कि लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहता है और तुम बस घूमते रहते हो। तो ये कहता है कि वैसे तुमने सही कहा है, मैं बस इधर से उधर घूमता रहता हूँ और नेबर लोग से मिलता हूँ। शू कहती है कि इसका मतलब है कि तुम यहाँ के आसपास के लोगों को अच्छे तरीके से जानते होंगे ना। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या मेरे मॉम डैड के बीच में झगड़ा रहता था और जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो उन दोनों के बीच में कुछ हुआ था। तो कहता है कि मैं तुम्हारा फैमिली मैटर कैसे जानता हूँ और वैसे भी ब्रदर इन लोग को ज्यादा पता होगा। तो शू जैन की तरफ देखती है। जैन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता और फिर शू और जैन दोनों ही इससे कहने लगते हैं कि चलो जल्दी से हमें सच बताओ। तो ये बताता है कि तुम्हारे डैड ना जहाँ पे भी ओल्ड लेडीज दिखती है तो उनके पीछे जाते हैं। ये सुनकर ये दोनों शॉक होते हैं और फिर घर आने के बाद शू इस बारे में बोलने जा रही होती है। तो जैन कहता है कि स्लो बोलो नहीं तो तुम्हारी मॉम कहीं सुन ली तो, और वैसे तुम ज्यादा मत सोचो, जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी। अब तभी इतने में शू के डैड की डिलीवरी आई होती है और ये लोग सोचती हैं कि इस बॉक्स में क्या होगा। शू इस बॉक्स को कट करने जा रही होती है तो जैन कहता है कि लॉ के हिसाब से किसी और का पार्सल खोलना भी लॉ को तोड़ना हुआ। तो शू इसे कहती है कि मैं नहीं, तुम काटोगे। फिर ये लोग बॉक्स खोलते हैं तो इसमें इन लोगों को रिबन मिलती है और साथ ही साथ स्कर्ट मिलता है। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं और शू जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। फिर जैन जल्दी से इस बॉक्स को बंद करने के बाद यहाँ पर शू के साथ रूम में आ जाता है। शू कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे डैड मेरी मॉम को ऐसे चीट करे। जैन यहाँ पर अपने लिए नीचे बिस्तर बिछाता है और इसे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, सिर्फ एक कपड़े की बदौलत तुम थोड़ी ना ऐसे सोच सकती हो कि तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को चीट कर रहे होंगे, और अगर देखो ऐसा हुआ भी तो तुम्हारी मॉम ही तुम्हारे डैड को इतना ज्यादा कंट्रोल करती है कि शायद उन्होंने कुछ कर लिया होगा। शू कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी बात कर रहे हो, क्योंकि तुम ही वो हो जो मुझे हमेशा कंट्रोल करते रहते हो और हमेशा मेरे हर काम में इंटरफेयर करते हुए कहते हो कि मैं कुछ भी काम तुम्हारे बिना नहीं कर सकती, और तुम मुझे बताते हो कि मैं ये करूँ ये ना करूँ, और मुझे हर चीज में फोर्स करते हो और अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हो। ये सारी कंट्रोल करने वाली क्वालिटी तुम में है। जैन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए सब करता हूँ। तो शू कहती है कि फिर मेरी मॉम ने भी जो भी किया है वो सब मेरे डैड के अच्छे के लिए किया है। जैन कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो आर्ग्यू करना बंद करते हैं और कल हम दोनों मिलकर देखने जाएंगे कि तुम्हारे डैड क्या करने जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगली सुबह जैसे ही शू के डैड बाहर निकलते हैं तो इनके पीछे पीछे शू और जैन भी उनका पीछा करने लगते हैं।
और दोनों ही बड़े स्टाइल मार रहे होते हैं। पर जैसे ही शू के डैड पीछे देखने वाले होते हैं तो जल्दी से दोनों छुप जाते हैं। जैन कहता है कि क्या हम सच में उनका पीछा करेंगे? तो शू कहती है कि तुम्हारा आइडिया था ना, तो अगर अब तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। जैन कहता है कि नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। फिर ये दोनों शू के डैड का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो तो यहाँ पर सभी लेडीज के साथ डांस क्लास आए होते हैं। ये दोनों यहाँ पर झाँक कर देख रहे होते हैं तो यहाँ पर एक लेडी इनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर कौन हो? तो दोनों जल्दी से यहाँ पर मिलकर बहाना करते हैं कि वो लोग भी यहाँ पर अपने डैड को कोई क्लासेस के लिए ज्वाइन करवाना चाहते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर और कौन सी क्लासेस हैं। फिर इसके बाद ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर सिंगिंग क्लास भी होती है जिसमें शू के डैड सभी लेडीज के साथ मिलकर गाना भी गा रहे होते हैं और शू और जैन बाहर से इन लोग को सुन रहे होते हैं। जैन कहता है कि तुम्हारे डैड तो बहुत ही अच्छी सिंगिंग कर लेते हैं। तो शू कहती है कि अच्छा, तुम्हें मेरे डैड की गाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। फिर ये दोनों देखते हैं कि शू के डैड यहाँ पर पेंटिंग क्लास भी अटेंड करते हैं। फिर ये सब देखने के बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और जैन कहता है कि तुम्हारे डैड तो बस यहाँ पर क्लासेस के लिए आए और ये देखकर मुझे तो नहीं लगता कि वो चीट कर रहे हैं। शू कहती है कि मैंने कभी नहीं सोची थी कि मेरे डैड ऐसा करेंगे। यहाँ पर वो बाहर खुद तो एंजॉय कर रहे हैं लेकिन मेरी मॉम की फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। जैन इसे समझाता है कि हमें इतनी जल्दी कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। क्या पता हम जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आखिर हर कोई गलत क्यों करता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है। शू कहती है कि मैं समझ रही हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम दो, मैं खुद समझ लूंगी। फिर हम देखते हैं कि शू की मॉम यहाँ पर उसके डैड का ही वेट कर रही होती है कि अभी तक वो घर नहीं आए। तभी यहाँ पर शू आकर उसकी मॉम की हेल्प करने लगती है प्लांट को देखने में। तो मॉम कहती है कि मैं ये खुद कर लूंगी। शू पूछती है कि मॉम, क्या आपको डैड के साथ इतने साल से शादी करने के बाद कोई रिग्रेट फील हुआ? तो इसकी मॉम कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे डैड मेरे साथ हमेशा बहुत ही अच्छे थे और उन्होंने मुझे अपनी सैलरी भी दी है और हमेशा अच्छे से भी थे। तुम्हारे डैड बाहर से तो बहुत ही कोल्ड होते हैं लेकिन है बहुत ही सॉफ्ट हार्ट। शू कहती है कि मॉम, मैं जानती हूँ कि आप स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हैं लेकिन आपको भी केयर की जरूरत है। फिर शू की मॉम उसे बताने लगती है कि कैसे जब उसका मिडिल स्कूल में एडमिशन कराना था तो उसके डैड बिल्कुल भी कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने इतनी मेहनत करी थी उसका एडमिशन कराने के लिए। फिर यहाँ पर वो बताती है कि उसके डैड फैक्ट्री में जॉब करते थे और इतने सालों से जॉब करने के बाद उन्हें प्रमोशन मिलना चाहिए था और उसके डैड कुछ भी बोल नहीं रहे थे तो उसकी मॉम गई थी फैक्ट्री और तभी जाकर उनका प्रमोशन हुआ। शू की मॉम का कहना होता है कि उसके डैड उनकी बात नहीं मानते और उन्हें हमेशा फिक्र में डाल देते हैं, जैसे कि अब वो रिटायर होकर घर पे बैठ गए हैं और उनके साथ टाइम भी नहीं स्पेंड करते। यहाँ पर शू कहती है कि मॉम, मैं जानती हूँ, मैं आपको समझ सकती हूँ। शू की मॉम कहती है कि चलो ये सब छोड़ो, अब न्यू ईयर है, हमें अच्छे से टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी शू कहती है कि मॉम, क्यों ना मैं आपको बाहर लेके चलूँ डांस क्लास के लिए। तो शू की मॉम कहती है कि इतनी एज हो गई है, मैं क्या इसमें डांस करूंगी, पर शू फिर भी उन्हें लेके जाती है। दूसरी तरफ जैन यहाँ पर शू के डैड के पास जाता है जो कि फिशिंग कर रहे होते हैं। ये जाकर उनसे कहता है कि आज आप डांसिंग क्लास के लिए गए थे और सारी लेडीज के साथ डांस वगैरह कर रहे थे। तो शू के डैड कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि तुम एक लॉयर हो, तुम जासूस के काम कब से करने लग गए। जैन कहता है कि मैं आपको बता दूं कि मैंने ही नहीं बल्कि आपकी बेटी शू ने भी आपको ये सारी चीजें करते हुए देख ली है। जैन कहता है कि डैड, शू को आप पे शक हो रहा है कि आप मॉम को चीट कर रहे हैं लेकिन मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप ऐसे टाइप के पर्सन नहीं है। तो क्या आप मुझे सच बता सकते हैं कि आप कर क्या रहे हैं? पर शू के डैड तो इसे कुछ भी नहीं बताते और यहाँ से जाने लगते हैं। तो ये भी उन्हें रोकने लगता है कि प्लीज आप मुझे बताओ तो मैं शायद आपकी कोई हेल्प कर सकूं। पर शू के डैड मान नहीं रहे होते हैं। तभी गलती से ये बास्केट नीचे गिर जाता है और ये देखता है कि इसमें तो कोई फिश ही नहीं थी। और फिर डैड गुस्सा होकर जा रहे होते हैं तो ये कहता है कि देखो ना, मुझे भीगने के बाद अब ठंडी लग रही है। तो शू के डैडी से अपने साथ हॉट स्प्रिंग के लिए लेकर जाते हैं और फिर वो इनसे कहता है कि अब मुझे यकीन हो चुका है कि आप कोई चीटिंग नहीं कर रहे। तो शू के डैड कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं है कि चीटिंग करना क्या होता है। वो इसे बताने लगते हैं कि उन्होंने भी फैमिली के लिए बहुत कुछ करे। तो जैन कहता है कि मुझे तो नहीं दिखा, मैंने कभी आपको मॉम की हेल्प करते हुए नहीं देखा और मैंने तो बस देखा कि आप कैसे उन लेडीज के साथ मजे कर रहे थे। तो ये से चिल्लाते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो जैन कहता है कि फिर डैड आप मुझे बताएंगे कि आप उनके साथ क्यों घूमते हैं। तो शिव के डैड इसे कान में बताते हैं। तो इनकी सारी स्टोरी सुनने के बाद जैन कहता है कि यानी आपके कहने का ये मतलब है कि आप सारी चीजें मॉम के लिए कर रहे थे। तो शू के डैड कहते हैं कि शू की मॉम बस दिखाने के लिए बाहर से स्ट्रांग बनती है लेकिन वो सब फेक है। तो यहाँ पर जैन कहता है कि अब मुझे समझ आया कि आप जो सारी चीजें कर रहे हैं वो सब उनकी फीलिंग्स को कंसीडर करे बिना कर रहे हैं। जैसे कि मैं भी शू का इतना ख्याल रखना चाहता हूँ पर मैं समझ नहीं पाता कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं, और मैं उसे वो चीजें करने के लिए फोर्स कर देता हूँ जो उसे पसंद नहीं, वो खाने के लिए फोर्स करता हूँ जो उसे पसंद नहीं। शू के डैड कहते हैं कि मैं तो बस उसका अच्छा करना चाहता था पर मुझसे सब गलत हो गया। और फिर शू के डैड को ध्यान आता है कि अभी जैन ने क्या बोला था। फिर वो उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी को बुली कर रहे हो। जैन कहता है कि डैड बिल्कुल भी नहीं और मेरी हिम्मत भी नहीं होगी, और वैसे मेरे और शू का जो मैटर है वो बहुत छोटा है और आप दोनों का थोड़ा ज्यादा बड़ा है। डैड मैं जानता हूँ कि आप मेरी और शू की फ्लैश मैरिज के बाद से बहुत ही गुस्सा थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सच में शू के लिए बहुत सिंसियर हूँ। तो
शू के डैड कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये बताओ कि तुम दोनों का डिवोर्स क्यों होने जा रहा है। तो जैन कहता है कि यानी डैड आपको हमारे डिवोर्स के बारे में सब पहले से पता था। तो डैड कहते हैं कि जब तुम दोनों सबसे पहली बार यहाँ पर आए थे ना और दरवाजे पर खड़े थे तो मैंने तुम लोगों की बातें सुन लिया था, तब भी से मुझे पता है। फिर जैन भी यहाँ पर शू के डैड के कान में अपनी सारी चीजें बताता है और फिर उसके बाद उनसे डिस्कस करता है कि अब हम दोनों फादर और सन को इस बारे में सीक्रेट रखना होगा और अब हम दोनों मिलकर फाइट करने वाले हैं। आप मॉम को चेस करेंगे और मैं आपकी बेटी को चेस करूंगा। हम देखते हैं दूसरी तरफ शू को, जो कि अपनी मॉम को साथ ले जाकर साथ में सिंगिंग कर रही होती है और दोनों ही एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन यहाँ पर घर के काम वगैरह कर रहा होता है। तभी इतने में यीफान की मॉम शू के घर पे आना चाह रही होती है उसके डैड से मिलने के लिए, पर ये यहाँ पर बहाने करता है कि डैड मॉम के साथ कहीं बाहर गए हुए। फिर भी यीफान की मॉम यहाँ घर आ जाती है उसके डैड का वेट करने के लिए। तो ये इन लोग को पानी दे देता है और कहता है कि अब मैं अपना कुकिंग करने जा रहा हूँ, आप लोग इंतजार करो। तभी यहाँ पर यीफान की मॉम इससे बहुत सारे सवाल करने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है और वो तो एक लॉयर है ना, तो क्या शेफ के भी काम करता है। तो ये सब सुनकर जैन कहता है कि आप तो कुछ ज्यादा ही जासूसी करती हैं। तो ये सुनकर यीफान की मॉम को गुस्सा आता है और वो कहती है कि अच्छा हुआ मेरे बेटे की शादी उस शू से नहीं हुई, नहीं तो जैसे आज तुम घर के काम कर रहे हो वैसे मेरा बेटा कर रहा होता। तो जैन को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि लगता है आंटी आप यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आई हैं। तभी शू अपनी मॉम के साथ यहाँ पर पहुंच जाती है और गेट पर खड़े होकर यहाँ पर जैन की बातें सुनने लगती है। जैन यहाँ पर यीफान की मॉम को चिल्ला रहा होता है कि आंटी आप अपने आप को समझती क्या है। शू के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और वो एक साथ मिलकर अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, तो आप उनके बीच में प्रॉब्लम ना करो तो अच्छा रहेगा। और हाँ, आपने ऐसे कैसे मेरी वाइफ को इनकेपेबल बोली, आपको पता भी है मेरी वाइफ ने कितने सारे अवार्ड जीती है और उसे कितने सारी कंपनीज की तरफ से डिजाइन का काम करने का ऑफर आया था, पर उसने सबको रिजेक्ट कर दी। ये सुनकर यीफान की मॉम तो शॉक होती है कि शू इतनी ज्यादा अमेजिंग है और मेरी वाइफ एक वेल नोन इलस्ट्रेटर है और वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। शू अपनी मॉम के साथ मिलकर जैन के मुंह से अपनी सारी तारीफें सुन रही होती है। तभी यीफान की मॉम कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शू तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन लगता है तुम उसके लायक के नहीं हो, तुम्हें तो बस घर का काम करना आता है और कुछ भी नहीं। तभी इतने में शू भी यहाँ पर आ जाती है जैन की साइड लेने के लिए और वो यीफान की मॉम से बताती है कि जैन कितना फेमस लॉयर है और उसने कितने सारे केस हैंडल कर चुका है और वो कोई ऐसी मामूली नहीं है। फिर यीफान की मॉम तो इन दोनों से डर कर यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर जैन शू और उसकी मॉम से कहने लगता है कि आज मैं कुकिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर शू की मॉम मना कर रही होती है, तो शू कहती है कि मॉम ये कुकिंग करना चाहता है तो इसे करने दो। तो शू की मॉम मान जाती है कि ठीक है आज तुम कुकिंग कर लो। फिर शू पूछती है कि वैसे तुम ये बताओ कि मेरे डैड कहाँ पर है। तो बताता है कि वो ऊपर रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो शू की मम्मी सुनने के बाद जल्दी से बाहर जाती है और उसके डैड को आवाज देती है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें गिरना है। फिर इसके बाद शू के डैड शू की मॉम को गिफ्ट देने के लिए जाते हैं। शू की मॉम को लगता है कि तुम यहाँ पर शू को गिफ्ट देने के लिए आए होंगे, पर वो कहते हैं कि नहीं बेटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम भी तो इम्पोर्टेंट हो ना, और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट आया हूँ। और मैं जो इतने टाइम से घर से बाहर जाया करता था वो मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर क्लास ढूंढने जाता था। मैं जानता हूँ कि तुम घर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो और मैं बहुत ही स्टूपिड हूँ और मुझे बोलना भी नहीं आता, तो मैं चाहता था कि तुम भी अपने खुश होने के लिए कुछ चीज़ें करो और मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में होगा, तो तुम्हें कहीं वो सब चीज़ें पसंद आए, इसलिए मैंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया और देखो मैंने तुम्हारी क्लास जाने के लिए ड्रेस भी बनवा लिया। फिर शू की मॉम तो यहाँ पर खुश जाती है और फिर ये पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर करते हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और तभी इतने में शू को किसी कंपनी की तरफ से काम का ऑफर आता है, तो वो कहती है कि मैंने तो उन्हें कोई भी आर्टिकल सबमिट नहीं करी। तो ये बताता है कि वो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया और मैंने तुम्हारी सारी डिजाइन सबमिट कर दिया और उन्हें तुम बहुत ही पसंद आई। शू तो ये जानने के बाद गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम कोई भी मेरी चीजें हिलाने से पहले मेरे से परमिशन क्यों नहीं लेते हो। वो बताती है कि वो कंपनी सही नहीं है और वो लोग पहले भी उसकी पेंटिंग को लेना चाहते थे। शू इसे बहुत सुनाती है तो इसकी मॉम कहती है कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा था ना, बस इससे गलती हो गई। डैड कहते हैं क्या अच्छे के लिए कर रहा था, जब आखिर में नुकसान हो गया तो फिर हमारी बेटी का इतना बड़ा नुकसान हो गया तो इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। अब जैन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा होता है और शू की मॉम यहाँ पर उसके डैड को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम हमारे सन इन लॉ को क्यों भी चिल्ला रहे हो, वो इतना अच्छा है। शू के डैड शू की साइड ले रहे होते हैं और शू की मॉम जैन की, और फिर दोनों ही आपस में झगड़ा करके फिर से अलग हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शू और जैन देखते हैं कि शू के मॉम डैड दोनों ही घर पे नहीं है और यहाँ पर वो दोनों ही कोर्ट पहुंच चुके होते हैं। शू और जैन भी समझ जाते हैं और उन्हें ढूंढते हुए जब कोर्ट पहुंचते हैं तो इन्हें सुनाई पड़ता है कि इतनी एज में भी कोई आखिर कैसे डिवोर्स लेने आ सकता है। शू को ये सुनने के बाद लगता है कि उसके मॉम डैड डिवोर्स ले चुके हैं। फिर इसके बाद ये दोनों जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शू के मॉम डैड तो आपस में बहुत ही खुश होते हैं और घर के काम कर रहे होते हैं। ये देखकर इन लोगों को तो शौक लग जाता है कि ये क्या, सब कैसे ठीक है। फिर इन दोनों के लिए लंच रेडी करने के बाद दोनों ही साथ में यहाँ से जाने लगते हैं। शू की मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर फिशिंग करने के लिए जा रहे हैं और मैं अपनी डांस क्लास के लिए जा रही हूँ।
फिर उनके जाने के बाद शू देखती है कि उसकी मॉम ने यहाँ पर उसके लिए लेटर छोड़ के गई है और साथ ही साथ उसकी बचपन की ड्राइंग्स। शू कहती है कि तुम मेरी बचपन की ड्राइंग देखो और फिर वो यहाँ पर अपनी मॉम का लेटर पढ़ने लगती है। शू की मॉम ने उस लेटर में लिखी होती है कि सच में वो उसके डैड के साथ डिवोर्स लेने के लिए गई थी, पर दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और ये भी पता लग गया कि दोनों एक दूसरे के लिए कितनी केयर करते हैं। वो लेटर में शू को भी समझाती है कि जैन भी तुम्हारे लिए उतनी केयर करता है और मैं जानती हूँ कि तुम भी। शू की मॉम उसे समझाती है कि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जैन बहुत ही अच्छा है, वो तुम्हारे लिए सिंसियर है, तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है। इसलिए हमें कभी भी सामने वाले पर्सन को समझने के लिए अपनी सोच नहीं बल्कि उनकी सोच से भी सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ जैन में प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल भी चीज़ें समझ नहीं पाता है, लेकिन तुम तो समझ सकती हो ना। तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि जैन बहुत ही डम्ब है, तो मैं तुम्हें एडवाइस करूँ, पर देखो मैं तुम्हें कुछ भी सिखाऊंगी नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारा हर डिसीजन मंजूर होगा। और मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम जो भी डिसीजन लोगी हम उसमें सपोर्ट करेंगे। फिर ये लेटर पढ़ने के बाद शू यहाँ पर जैन से कहती है कि चलो लंच करते हैं और फिर वो सारे वेजिटेबल्स वगैरह भी खाती है जो कि जैन उसे हमेशा खाने के लिए बोलता है। फिर दोनों ही घर से निकल कर जा रहे होते हैं। जैन को अपने लॉ फर्म में काम करने जाना होता है, इसलिए शू कहती है कि तुम अपना काम करने जाओ, मैं तब तक के लिए बाहर घूमना चाहती हूँ। जैन कहता है कि भूलना मत, 15 दिन बाद हमें डिवोर्स लेने जाना है। तो वो कहती है कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर हम देखते हैं कि जैन यहाँ पर अपने काम में लग जाता है और दूसरी तरफ शू अपना इधर उधर घूम रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जैन तो शू को बहुत ही मिस कर रहा होता है और वो घूमते हुए एक जगह पर आता है जहाँ पर एक कपल उसे फोटो खींचने में हेल्प करने बोलते हैं। जैसे ही वो उन लोग का फोटो खींच देता है और वो लोग चले जाते हैं, तभी जैन यहाँ पर शू को देखता है जो कि उसे बताती है कि वो उसे ढूंढने के लिए जा रही थी और वो उसे यहाँ पर मिल गया। शू यहाँ पर जैन को बताती है कि उसने कुछ न्यू ड्राइंग्स बनाई है, तो जैन देखने लगता है जिसमें शू ने उसकी और अपनी लाइफ के बारे में सारी ड्राइंग्स करी होती है। उन दोनों के साथ में बिताए हुए पल को उसने ड्रॉ करी होती है। जैन ये सारी ड्राइंग देखकर रोने लग जाता है और शू से कहती है कि तुम्हें पता है प्यार करना क्या होता है, साथ में मिलकर फ्यूचर को फेस करना। जैन यहाँ पर शू से कहता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लियो, तो वो जल्दी से उसके ऊपर जंप करती है और कहती है कि हाँ। और फिर शू और जैन दोनों फाइनली हैप्पी लाइफ जीने का सोच लेते हैं कि चाहे अब जो प्रॉब्लम आ जाए वो दोनों साथ में फेस करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और अब दोनों का एक क्यूट सा बेबी होता है और जैन यहाँ पर अपने बेबी का ख्याल रख रहा होता है। तभी इतने में शू यहाँ पर आकर उसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे कलर का पैलेट देखा है। जैन कहता है कि सॉरी, मैंने गलती से उसे धो दिया। तो शू उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।